हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, नाइस। लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मूवमेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था कि क्या ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किसी एक जगह पे हो रहा था, किसी एक सिटी में, किसी एक स्टेट में, किसी एक रीजन में हो रहा था? नहीं, अलग अलग जगह पे पूरी कंट्री में अलग अलग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं जिसको हम पढ़ेंगे। और आपका जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 जो है, दैट इज डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। तो डिफरिंग, डिफरिंग मींस डिफरेंट एंड स्ट्रेंड्स मींस ग्रुप। ठीक है, तो कौन से अलग अलग ग्रुप्स थे जिन्होंने मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाई? रैलीज हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, क्या रीजंस थे कि उन्होंने वो मूवमेंट की शुरुआत की? ओके, एंड कैसे फिर सब रेवोल्यूशनरीज ने उनकी हेल्प की, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रीवियस वन, आई एम नॉट रीडिंग दैट। यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सब टॉपिक से, दैट इज द मूवमेंट इन द टाउन। ठीक है, मूवमेंट इन द टाउन, मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन द कंट्री साइड, मूवमेंट इन द ट्राइबल एरिया। ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ने वाले। ये 3 अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों थे? ओके, तो मूवमेंट इन टाउन, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। सिटीज में जो मिडिल क्लास कैटेगरी के जो लोग रहते थे उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की। आपको क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि टाउन्स में कौन ब्रिटिशर्स के खिलाफ था? तो द मिडिल क्लास। ओके, thousands of students left government controlled schools, colleges, headmaster teachers resigned and the lawyers gave up their legal practices। हमने फर्स्ट वाले में देखा था, फर्स्ट वाला जो टॉपिक था नॉन कोऑपरेशन वाला। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, योर मूवमेंट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? बॉयकॉट के बारे में पढ़ा था हमने। गांधी जी ने क्या बोला था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ स्टेप्स होंगे, इट विल बी डन इन फ्यू स्टेप्स। ऐसा नहीं कि तुरंत ही नॉन कोऑपरेट हर चीज में करना स्टार्ट करें। तो ही स्टार्टेड बाय सेइंग कि हम बॉयकॉट करते हैं। तो बॉयकॉट सबसे पहले क्या बोला था उन्होंने करने को? कि लोग, जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो सब रिजाइन करते हैं। उनके लिए कोई काम करने वाला ही नहीं होगा, तो हाउ आर दे गोइंग टू वर्क? ठीक है, एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या कही थी? एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जितने भी, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी थे सब ब्रिटिशर्स के थे। ठीक है, वहां पे कोई भी इंडियन ना स्टूडेंट जाएगा ना इंडियन टीचर्स जाएंगे। ठीक है, जो इंडिया के टीचर्स थे जो उन ब्रिटिशर्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते थे, नो बडी विल गो देयर। सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड फाइनली। The council elections were boycotted. Elections जो होने वाले थे वहां भी people did not go, people did not participate in that, and they were also boycotted. In the most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that the entering the council was one way of gaining some power. अब see, ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो टिके थे ना, बहुत सारा कहीं ना कहीं उसका क्या बोले, आई विल नॉट से क्रेडिट, लेकिन उसका मेन रीजन क्या था कि हमारे लोग जो लालची लोग थे कि हाँ मैं ब्रिटिशर्स को ये हेल्प कर दूं या मैं ब्रिटिशर्स के आसपास घूमूंगा तो वो मुझे अपनी टीम में ले लेंगे, फिर मुझे ये अथॉरिटी मिलेगी, मुझे ये टैक्सेस कलेक्ट करने को मिलेंगे, तो मुझे पैसा मिलेगा। अभी बहुत पूरा मेजोरिटी टाउन्स जो थे सब जगह बॉयकॉट हो गया, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं हुआ? यहाँ मद्रास का एग्जाम्पल दिया। मद्रास के लोगों ने बोला कि हम ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम उनके इलेक्शंस में भी जाएंगे, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जाएंगे, वी आर नॉट बॉयकॉटिंग एनीथिंग। बाय? क्योंकि मद्रास के लोगों ने क्या सोचा कि अगर, यहाँ पे इलेक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है, कि उन्होंने सोचा कि अगर हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, हम जीत जाएंगे और ऑब्वियसली हमें अथॉरिटी मिलेगी, हमें पावर मिलेगा। तो उनके मन में क्या लालच आया? उनको उनको ये नहीं दिखा दिया कि हमारी कंट्री को नेशनलिज्म, जो अभी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने की जरूरत है। They did not think about their own country, but they were thinking about their own selfish motives. तो उन्होंने क्या सोचा कि इसमें मेरा क्या फायदा? मेरा फायदा तो
इलेक्शन फाइट करने से होगा ना, मुझे तो पावर मिलेगी, मुझे तो पावर चाहिए। ये नॉन कोऑपरेशन और ये सब मैं नहीं करने वाली, ठीक है। तो पीपल ऑफ मद्रास दे डिड नॉट बॉयकॉट इलेक्शन, उन्होंने उल्टा उस मौके का फायदा उठाया कि अच्छा है ना, कोई और नहीं आएगा तो हम इजीली जीत जाएंगे और हम पावरफुल बन जाएंगे। ओके, द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर। अब क्यों इकोनॉमिक, इकोनॉमिक यानी मनी रिलेटेड। बॉयकॉट में क्या और चीज बोली थी गांधी जी ने, याद करो, बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, यानी कि ब्रिटिशर्स जो भी बनाएंगे हम उनसे वो कुछ भी खरीदेंगे नहीं। अब ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीजें अगर कोई कुछ भी खरीदेगा नहीं तो उनको पैसा मिलने वाला है, राइट। तो इकोनॉमिकली दैट वाज हाउ दे हैड स्टार्टेड बॉयकॉटिंग, है ना। फॉरेन गुड्स खरीदने इंडियन से बंद कर दिए थे और उसकी वजह से बहुत बड़ा फटका लगा था ब्रिटिशर्स को कि अरे बाप रे, इतना सारा नुकसान हो गया हमारा। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेट करना यानी जबरदस्ती घुस जाना दुकानों में, तोड़फोड़ कर देना, दैट इज कॉल्ड पिकेट, ठीक है। और काफी बार पिकेटिंग का मीनिंग लूटना भी हो सकता है कि दुकानें जाके लूट। एंड द फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। जितने भी फॉरेन गुड्स थे, क्या किया लोगों ने, दुकानों में घुस गए, उसको वहां से फॉरेन गुड्स खरीद लिए, उन्होंने खरीदे नहीं, वहां से जबरदस्ती उन्होंने फॉरेन गुड्स सारे इकट्ठे किए और उन्होंने जला दिया, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, हाल, half is nothing else but half, हाफ हो चुका था, बहुत कम हो चुका था। सिर्फ एक साल में ब्रिटिशर्स जो इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया में फॉरेन गुड्स, अपनी कंट्री से जो गुड्स लाके हमारे यहाँ बेच रहे थे, वो इंपोर्ट बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ था, होना ही था, है ना। अब सब जाग गए थे, सबका गुड मॉर्निंग एक साथ हो गया था कि अब तो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना ही है ना। तो सब ने बॉयकॉट करना शुरू कर। Its value dropped from 102 crore to 57, मतलब आधे से भी कम को उनका जो प्रॉफिट था या उनका जो कमाई थी 102 करोड़ जो हुआ करती थी, वो अब सीधी आके कहाँ गिर चुकी थी, 57 करोड़। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance the foreign trade. बहुत सारे merchants, बहुत सारे businessmen जो ब्रिटिशर्स से चीजें खरीदते थे, उन्होंने भी बोला कि हमें तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, नहीं खरीदनी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कंट्री है, अब आई गेस अभी ये कोविड तो ठीक है, लेकिन उससे पहले भी चाइना ने कुछ तो या स्टेटमेंट दिया था इंडिया के खिलाफ या कुछ उन्होंने ऐसा बोला था, तो तभी भी चाइना के प्रोडक्ट्स लोगों ने खरीदने बंद कर दिए थे। हालांकि बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि हमारे घर में तो 10 चीजें हैं, उसमें से 5 चीजें तो चाइनीज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बॉयकॉट करके कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि उनके ही प्रोडक्ट ज्यादातर, अभी भी तुम्हारे घर में देख लो, ज्यादातर कमोडिटीज जो होंगी वो जो बाहर से आती है वही है, ठीक है। तो बॉयकॉट कर सकते नहीं। लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल कि बॉयकॉट कब किया जाता है, जब कोई कुछ, जैसे ब्रिटिशर्स जो परेशान कर रहे थे तो उनको फटका देने के लिए वो बॉयकॉट किया, ठीक है। अभी चाइना ने जो कोविड स्प्रेड किया है ना, तो अभी उनको भी इकोनॉमिकली देखो अभी से कितना उनको अफेक्ट हो रहा है। पीपल डोंट वांट, द कंट्रीज डोंट वांट टू वर्क विद देम, ठीक है। सबने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और अभी तो सब शुरू किया है, अभी एक बार पेंडेमिक खत्म होने दो फिर देखो क्या हाल होता है चाइना। So, as the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only the Indian ones, production of Indian textiles, mills and handlooms went up. ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया था, अपनी कंट्री से गुड्स लेके आते थे, कपड़े हो गए, सारा फॉरेन प्रोडक्ट लेकर आते थे हमारी कंट्री और वही हमारी कंट्री में बेचते थे, हमको वही खरीदने का। जब हमारी कंट्री दुनिया भर में जानी चाहती है कपड़ों के लिए, हम खरीद रहे हैं फॉरेनर्स के गुड्स, क्यों, बिकॉज इट वाज फोर्स, ठीक है। लेकिन अब तो बॉयकॉट मूवमेंट चल रही थी, तो क्या फायदा हुआ, इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन mills and handlooms and artisans and everything, they were all uplifted, ठीक है। आर्टिशंस नहीं, सॉरी, मतलब उनका जो भी काम था वो सारा बहुत इट बूम्ड यानी बहुत फायदा हुआ, एकदम से उठ गया वो चीज, ठीक है। वो प्रॉफिट बढ़ गया काफी सारा। But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. अब क्या हो गया,
बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत तो बहुत जोरदार हुई, बहुत ही एकदम मस्त, लेकिन कुछ जगह पे धीरे धीरे वो मूवमेंट कम होने लगी। क्या रीजंस थे? खादी was often more expensive than mass produced meal cloth and poor people could not afford it। अब इंडिया में उस वक्त खादी ही ज्यादा चल रहा था, खादी का जो मटेरियल आता है वो, लेकिन वो बहुत महंगा था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली जो दूसरे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते थे वही खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। Similarly, the boycott of British institutions posed a problem for the movement to be successful. Alternative Indian institutions, अभी अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग काम करते हैं सब अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या इंडियंस का बैकअप रेडी था? क्या इंडियंस ने इंस्टीट्यूशन बनाए थे? नहीं। So people were again forced to join those universities. The lawyers were forced to join the courts. The teachers and the headmasters were forced to join the schools. जो उनको बॉयकॉट मूवमेंट की वजह से छोड़ना पड़ा था, गेटिंग इट। तो वो थोड़ा कहीं कहीं पे प्लान फ्लॉप हो गया, ओके। These were slow to come up. अब इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाना कोई ओवरनाइट थिंग तो है नहीं, इट इज नॉट मिराक्युलसली गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, ठीक है। तो उनको स्टूडेंट्स को, टीचर्स को वापस से ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनना पड़ा, okay? That was it about towns. Now coming to rebellion in countryside. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals. टाउन्स में हमने किनके बारे में पढ़ा? कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहा था, कौन फाइट कर रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ? तो मिडिल क्लास। जबकि कंट्री साइड में कौन दो, which two group of people were fighting against Britishers? The peasants, farmers है, एग्रीकल्चरल लेबर्स है, हमने peasants बोलते हैं, and tribes, ट्राइबल, जो ट्राइबल एरिया में रहते थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रहे थे। क्यों फाइट कर रहे थे, ठीक है। इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cess यानी टैक्स। क्या किया? जो पीजेंट्स थे, दो ग्रुप्स है यहाँ पे, ओके। तो अगेन इट विल बी डिवाइडेड कि पीजेंट्स का फाइट जो है वो अलग रीजन के लिए होगा, अलग पर्पस के वजह से होगा, ठीक है। और जो ट्राइब्स थे उनका जो फाइट है वो अलग होगा। तो पीजेंट्स थे, उनका लीडर कौन था? बाबा रामचंद्र करके एक सन्यासी थे, वो उनके लीडर थे। अब पीजेंट्स की फाइट किसके खिलाफ थी? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। अब तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं और हमारे इंडिया वाले भी हो सकते हैं। जो मैंने ऑलरेडी बोला कि काफी सारे इंडियंस थे जो क्या सोचते थे कि मुझे टैक्सेस कलेक्ट करने का मौका मिलेगा, मैं बीच में से अपना पार्ट निकाल के अपने पॉकेट में डालूंगा, ठीक है। सो देयर वर मेनी इंडियंस हु वर सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स। तो जो तालुकदार, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे बड़े बड़े, जो ब्रिटिशर्स की टीम में, ब्रिटिशर्स की टीम से खेल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब पीजेंट, मुश्किल से उनके पास पैसा बचता होगा, ठीक है, अगर कभी फेमाइन आया या फ्लड आई जिसकी वजह से उनका पूरा क्रॉप प्रोडक्शन बिगड़ गया, तो आर दे गोइंग टू अर्न मनी? नो। लेकिन ये तालुकदार ने और लैंडलॉर्ड्स ने क्या करना स्टार्ट किया? एक, उनसे रेंट मांगने शुरू किए कि ओके तुम हमारी जमीन पे काम करते हो, यू विल पे अस द रेंट, व्हिच वाज वेरी वेरी हाई, ठीक है, अफोर्डेबल नहीं था। दूसरी चीज, तुम रेंट तो भरोगे ही साथ तुम टैक्सेस भी भरोगे, कहां से लाएंगे वो इतना पैसा? सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे हैड टू अपोज देम, है ना, उनको प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया। द पीजेंट्स हैड टू डू बेगर, इट्स नॉट बेगर, भीख मांगने वाला बेगर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इट्स बेगार, ओके। लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। क्या क्या कर दिया उन्होंने? अभी ये लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार ने जो मजबूरन बोला कि तुम्हें रेंट भरना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसके लिए पीजेंट्स को क्या कर दिया उन्होंने कि ओके तुम ना टैक्स भरो, तुम ना रेंट भरो, या फिर एक काम करते हैं हम तुम्हें पे ही नहीं करेंगे, तुमसे हमें जो पैसा लेना है वो तुम्हारे काम में ही हम समझ लेंगे। इफ आई हैव टू गिव यू 10 रुपीज, ठीक है,
तुम्हारे को 10 रुपीज देने हैं, हम लोग कहीं जाते हैं एंड इफ आई एम पेइंग देयर 10 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो वो फिर तो हो गया ना, वो कंपनसेट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को बोला तुम्हें रेंट भरना है, तुम्हें टैक्स भरना है, या फिर एक काम करते हैं तुम रेंट और टैक्स मत भरो, हम तुम्हें बदले में जो पेमेंट देते हैं वो हम नहीं देते, वही तुम्हारा जो रेंट और टैक्स हमें लेना है हम समझ लेते, ठीक है। तो उन्हें कुछ भी पेमेंट किया जाता नहीं था। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी। टेनेंट्स का मीनिंग होता है, टेनेंट हम उसको बोलते हैं जो रेंट पे रहता है, આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં ભાડુઆત, ठीक है, जो रेंट पे रहता है उसको बोलते हैं टेनेंट। As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the lease rent. वो जहाँ पे रेंट भर के जो पीजेंट्स रहते थे, ठीक है, या जो जिस जमीन पे काम करते थे, वो वहां की उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस कभी भी बोलेंगे कि कल से आना नहीं काम, ओके, सो देयर वाज नो सिक्योरिटी कितने टाइम के लिए उन्हें काम करना था वो। अब मैं अगर कहीं जॉब करती हूँ तो मुझे पता है कि ओके एटलीस्ट 1 to 2 years का मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मतलब 2 साल तो कंफर्म मैं इधर हूँ ही। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आई डू सम फॉर्जरी और समथिंग वेरी वेरी फ्रॉडुलेंट, तो फिर मेरे को निकाल दे। लेकिन उसके अलावा तो मेरे को पता है ना कि 2 साल मेरे को शांति, मेरे को कहीं और काम करने की जरूरत नहीं, और मेरे को पैसा यहाँ से टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लेकिन पीजेंट्स को ऐसी कोई भी श्योरिटी नहीं दी गई, उसको कभी भी बोला जा सकता था कि टाटा बाय बाय, ओके। सो दैट इज वेरी रिस्की एंड दैट इज वेरी डेंजरस। लोग पैसा कमाएंगे कहाँ से अगर उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा एकदम से, ठीक है। The peasant movement demanded the reduction of revenue, abolition of beggars, and the social boycott of oppressive landlord। क्या 3 चीजें डिमांड की पीजेंट्स ने थी। 1 मार्कर क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, वो आपको कहीं से भी पूछे जाए। एंड आई पर्सनली ऑलवेज बिलीव एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस इन क्लास आल्सो कि ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। क्यों? क्वेश्चन आंसर्स में तुम कुछ भी लिख के आओगे, तुम्हें पता है लास्ट में कम से कम 0.5 या 1 मार्क तो मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो आया, नहीं तो गया, ठीक है। इसीलिए जब भी पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, अंडरलाइन। Okay, so what are they saying here? Which 3 things did the peasants demand? Revenue reduction, यानी कि जो टैक्सेस लैंडलॉर्ड्स और जमींदार जो थे वो मांग रहे थे, तालुकदार मांग रहे थे पीजेंट्स से कि तुम हमें इतना टैक्सेस दो, इतना टैक्स तुम्हें भरना पड़ेगा, वो कम किया जाए। That was the first demand of the peasants. Number 2, abolition of beggar. Abolition of beggar यानी कि जो भाई हम तुम्हें पे नहीं करेंगे, तुम्हें बिना पे काम करना पड़ेगा, वो चीज निकाल दी जाए। Abolish means to remove, ठीक है। That was the demand number 2. And demand number 3, ऐसे जो तालुकदार थे, ऐसे जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें बॉयकॉट किया जाए, उनके वहां कोई काम नहीं करेगा, करेंगे खुद ही फिर अपनी इतनी बड़ी जमीन पे काम, ठीक है। आ जाएंगे खुद ही दूसरे दिन लाइन पे, दूसरे दिन क्या दोपहर तक ही लाइन पे आ जाए, ओके। दैट्स those were the demands of the peasants. In many places, nai dhobi bands were organized. नाई यानी बार्बर जो बाल काटते हैं वो, एंड धोबी यानी जो लॉन्ड्री करते हैं, जो कपड़े धोते हैं वो। तो नाई धोबी बंद, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, जाओ अपने कपड़े खुद धो और अपने बाल खुद काटो जहाँ जाके काटो, ठीक है। तो नाई धोबी बंद मीन्स we are boycotting you, we don't want to work for you. They were organized by panchayats to deprive the landlords of the services of the barbers and the washing. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand the grievances. By October, the Oath Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru और बहुत सारे revolutionaries थे जो हर जगह जाते थे. They used to tour around the country and they used to solve the problems of the people. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, विलेजर्स जितने भी थे जिनको इश्यूज, ग्रीवेंसेस का मीनिंग होता है sorrow or some very very sad thing.
ठीक है। तो उनके भी जो ग्रीवेंसेस थे, उनकी भी जो कंप्लेंट्स थी, ठीक है, वो सारी जवाहरलाल नेहरू ने सॉल्व करनी स्टार्ट की और उन्होंने एक और किसान सभा शुरू की जो जवाहरलाल नेहरू खुद लीड कर रहे थे। ओके ओके सॉरी, हियर इट्स गिवन दे वर हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, मतलब काफी सारे लीडर्स थे। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. ये अवध में जो peasants का जो struggle था, मतलब उनकी जो movement थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, अब वो लैंडलॉर्ड्स ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करते हैं, तो ऑब्वियसली मूवमेंट किसके खिलाफ हुई? ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही हुई, है ना। तो कांग्रेस ने क्या किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में भी तुम देख लो, पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलती है कि हमें पता है, तुम अगर उनकी स्पीच देखोगे या न्यूज में भी अगर हल्का फुल्का भी कुछ आ रहा है उनके बारे में, वो पढ़ोगे या देखोगे ना, सुनोगे, क्या बोलेंगे उसमें भी, we know that you have this problem, vote for us and we will solve it। ठीक है, मतलब हम तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कांग्रेस ने भी क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी थी एट द एंड, ठीक है, तो उन्होंने ये जितने भी अलग अलग जगह पर मूवमेंट्स हो रहे थे, जितने भी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, उन सब के मूवमेंट्स को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ग्रो करने में उसको इंक्लूड करते थे कि हाँ भाई तुम भी ज्वाइन हो जाओ, तुम भी ज्वाइन हो जाओ, तुमको प्रॉब्लम है आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी ये मूवमेंट ज्वाइन करो, ठीक है। The peasant movement, however, developed in the form that Congress leadership was unhappy with. Okay? They were not happy. क्या जरूरी है कि हर बार जो मूवमेंट हो वो सक्सेसफुली हो? नहीं, ठीक है। मूवमेंट जो थी कांग्रेस, मतलब पीजेंट्स जो थे, जो कांग्रेस की लीडरशिप में जो ये अपना फाइट कर रहे थे, they were dissatisfied. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked. Talukdars और merchants, landlords जो बड़े-बड़े जमींदार थे, सबके घरों पे अटैक करना शुरू हो गया। The bazaars were looted, the grains were hoarded, were taken over. Grain hoard करना यानी कि काफी बार क्या होता है, रियलिटी में होता है ये, ठीक है। What do people prefer doing is कि अभी मैं ये चीज छुपा के रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्याज है, अनियन, ठीक है, अनियन की बोरियां भर भर के अपने गोडाउन में छुपा के रख देंगे, या फूड ग्रेन्स की बोरी भर भर के अपने गोडाउन में छुपा के रख देंगे। क्यों? क्या आर्टिफिशियल, एक वर्ड है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, क्या आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट हो जाए। अब आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट होगी तो क्या होगा, वो चीज के दाम बढ़ जाएंगे। जब भी तुम ये सुनो ना कि अरे बाबा ये सब्जी का दाम बढ़ गया है, मतलब समझ लेना कि उसकी कमी, जो चीज कम होती जाएगी उसकी प्राइस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले, ओके दैट्स अगेन डिफरेंट टॉपिक, वो इकोनॉमिक्स में आएगा, खरीदने वाले ज्यादा है और वो चीज कम, तुम नहीं खरीदोगे, ओके कोई और खरीदेगा 90 रुपए किलो में। ओके, तो क्या किया, बाजार लूटे, शॉप लूटी एंड they took the grains that were hoarded, food grains जो छुपा के रखे गए थे, ऐसे food grains की बोरियां भर भर के जो पड़ी हुई थी, वो भी लोगों ने लूट के ले जानी शुरू की। In many places, the local leaders told peasants that Gandhiji had declared no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. अब क्या हुआ, लोकल लीडर्स ने peasants को क्या बोला कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यही है कि तुम्हें कोई टैक्सेस नहीं भरने, उल्टा ये जितनी सारी जमीन है तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अंडर जो उनकी जमीन है वो बोल रहे हैं तो सारी हम तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करें। The name of Mahatma was being invoked to sanction all the action and aspirations. सारा कुछ, सारी सिग्नेचर कौन कर रहा था, महात्मा गांधी के। हाँ, ये जो जमीन है वो पुअर को दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, that is okay, it is still in continuation. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another. In the Godem Hills, हाँ, अब वो ऊपर जो हमने पढ़ा that was about the peasants. Okay, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो टाउन्स
सॉरी जो कंट्री साइड में इश्यूज थे वो पीजेंट्स के थे और ट्राइबल्स के थे। ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन था दैट वाज अबाउट पीजेंट्स, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने रैलीज निकाली, दुकानें लूटी, ऑल वाज अबाउट पीजेंट्स का मूवमेंट। दिस इज अबाउट ट्राइबल पीजेंट्स, ठीक है, ट्राइबल पीजेंट्स यानी जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं वो। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी in another way. In the Gudem hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement. पहले तो मैं ये बता दूं, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट का मीनिंग होता है जहां पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोटेस्ट होता हो। जब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेडी टू फाइट, दे आर वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड टू लीड द होल, टू टेक द होल मूवमेंट फर्दर, उसको बोला जाता है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। और काफी बार यहाँ पे वेपन्स का भी यूज किया जाता है। okay? It was spread in early 1920s, not a form of struggle that Congress would approve. क्यों कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया? क्योंकि बहुत वायलेंस मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट में होता है। मैंने बोला वेपन्स यूज होते हैं, तो वेपन्स अपनी पॉकेट में रखने के लिए थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो शूट करने के लिए लेके जाएंगे या मारने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस ने वो अप्रूवल दिया नहीं। क्यों कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दिया? हु वाज द लीडर ऑफ कांग्रेस? महात्मा गांधी। ही वाज अगेंस्ट वायलेंस, वो वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया कि नहीं, ये जो ट्राइबल पीजेंट्स का जो तरीका है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करने का, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest. हाँ, अभी जो ट्राइबल पीजेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स के क्यों खिलाफ थे? उन्होंने फॉरेस्ट एरिया में नो एंट्री बोलती ट्राइबल पीजेंट्स को। समझ लो तुम्हारे घर में तुम्हें एंटर होने से मना कर दिया जाए। जो फॉरेस्ट था वो ट्राइब्स के लिए क्या होता है? उनका घर होता है ना। हाँ, तो उनको मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि हमारी परमिशन के बिना तुम यहाँ पे कुछ करोगे नहीं, तुम यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। तो जितनी भी ट्राइब्स होती है या जो भी लोग फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, वो पैसा कहाँ से कमाते हैं? वही ट्री को काट के उसका वुड बेच के, उसके फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है वो बेच के, ठीक है। अभी एंट्री ही नहीं थी फॉरेस्ट एरियाज में, तो वो लोग पैसे कमाएंगे कहाँ से? लाइवलीहुड अर्न करेंगे कहाँ से? ठीक है, एंड दैट वाज द रीजन दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश। The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze the entire cattle, to collect the fuel wood and forest. Cattle grazing के लिए भी आप अपने एनिमल्स को, अपने कैटल्स को फॉरेस्ट एरियाज में नहीं लेके जा सकते। This enraged the hill people. Enraged, rage दोनों का मीनिंग होता है गुस्सा दिलवाया। उसकी ये ब्रिटिशर्स का जो रूल था कि कोई भी ट्राइबल पीपल जो है वो फॉरेस्ट एरियाज में एंटर नहीं करेंगे हमारी परमिशन के बिना। चाहे तुम कैटल ग्रेजिंग करना चाहते हो, तुम फ्यूल वुड मतलब लकड़ा जलाने के लिए जो फ्यूल वुड अगर तुम लेना चाहते हो फॉरेस्ट एरिया से, कुछ भी एक पत्ता भी तुम यहाँ से तोड़ोगे नहीं हमारी परमिशन के बिना। तो इसकी वजह से ट्राइबल्स को आया गुस्सा। Not only were their livelihoods affected, but they felt that the traditional rights were exactly वो पूरा बचपन, पूरी जिंदगी उन्होंने उस फॉरेस्ट एरिया में निकाली है, ठीक है। और अब उनको बोल दिया जाए कि कल से इधर जाने का नहीं तुमको, तो गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. ब्रिटिशर्स का मन नहीं भरा सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में नो एंट्री बोल के ट्राइब्स को, ब्रिटिशर्स का मन नहीं भरा। उन्होंने क्या बोला? यू विल डू बेगार, यू विल डू बेगार। बेगार अभी हमने ऊपर पढ़ा। बेगार यानी कि यू विल नॉट बी पेड बट यू हैव टू वर्क। तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें पेमेंट नहीं देंगे बट यू विल हैव टू फोर्सफुली यू हैव टू वर्क। तो ट्राइबल्स को आया और गुस्सा, ठीक है, एंड दे रिवोल्ट। The person who came to lead them was an interesting figure. Why he was interesting? We will read that just now. Alluri Sitaram Raju. 3 mark question comes for short note. Short note आती है इनके ऊपर, 3 mark में आती ही है. And how he helped the people to revolt against the British. Everything is asked. So Alluri Sitaram Raju
claimed that he had a variety of special powers. क्या बोला सीताराम राजू ने कि मेरे पास शक्तिशाली पावर्स है. He could make correct astrological predictions, यानी कि मैं आपको बता सकता हूँ सही समय के आपको कब रिवॉल्ट करना चाहिए कि आप जीत के ही आओ. कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि अरे આજે મંગળવાર છે, આજે સારું કામ नहीं करवाना, આજે આ વાર છે, આજે આ વાળ नहीं कापवाना, है ना. वो हम एकदम बोलते हैं ना ऑर्थोडॉक्स. तो अलूरी सीताराम ने क्या बोला सबको कि मेरे पास पावर्स है, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है मेरे पास, जिसकी हेल्प से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन से दिन, कितने बजे, कौन से मुहूर्त में रिवॉल्ट करना चाहिए कि तुम जीत के ही आओ. ठीक है. और उन्होंने क्या दावा किया दैट ही कुड सर्वाइव इवन द बुलेट शॉट. वो बोलते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि मुझे अगर कोई शूट भी करेगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला. He is having an invisible bulletproof on his entire body. That's what he assured people. ठीक है. Captivated by Raju. Captivated means लोगों ने मान लिया था. See, पढ़े अभी हम क्यों हंस रहे हैं ये पढ़ के? I'm sure सब हंस ही रहे होंगे. ऐसा तो होता होगा. क्यों? Because we know we are educated enough. अब ट्राइब के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उन्होंने उनके लिए तो ये सारी बहुत अरे अच्छा है ऐसा होता है क्यों है. ठीक है. तो उनके वो तो कैप्टिवेट हो जाएंगे. कैप्टिवेट होना यानी उनका अटेंशन बिल्कुल चला गया था राजू पे कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार. ठीक है. The rebels proclaimed that he was in the incarnation. और बेचारे भोले लोग उन्होंने बोला कि अरे ये तो साक्षात भगवान आए हैं हमारे पास. ठीक है. मतलब कि वो भगवान की ही मूर्त. That's what they told. Raju talked of the greatness of Mahatma. He was a follower of Mahatma Gandhi. Okay? And he said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi. वो गांधी जी का follower था. उसने लोग जब तुम्हें मानने लगते हैं तो अच्छी चीजें सिखानी चाहिए उनको. ठीक है. So he also started educating, or he also started telling people to create awareness कि भाई तुम non-cooperation movement को फॉलो करो, उसमें सपोर्ट करो महात्मा गांधी जी को और बाकी लीडर्स को. खादी पहनने को बोला है, खादी पहनो. एंड गिव अप ड्रिंकिंग अल्कोहल, liquor. ठीक है. But at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of non-violence. ठीक है. I'm so sorry. Not non-violence. मतलब वो भले गांधी जी का, अभी गांधी जी क्या मानते थे कि वायलेंस नहीं करना है, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या बोला कि मैं मानता हूँ कि इंडिया को तभी फ्रीडम मिलेगा जब वायलेंस होगा. नॉन वायलेंस के हिसाब पे हम बैठे नहीं रह सकते. बातों के भूत बातों से नहीं मानते. ठीक है. The Gudam rebels attacked police stations, attempted to kill the British officials, and carried on the guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured, executed. Obviously, उनको भी पकड़ लिया गया because he was instigating them. वो उनको प्रोवोक कर रहे थे. और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर किसी को भी प्रोवोक किया जाएगा तो ब्रिटिशर्स थोड़ी ना बैठे बैठे देखते रहेंगे. तुम बैठे बैठे देखते रहोगे क्या? तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो नहीं. तो लेकिन वो ट्राइबल्स का हीरो बन चुका था. एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the subtopic, the third subtopic is Swaraj in plantation. The workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. Swar means self and Raj means rule. ठीक है. तो स्वराज की जो बात हो रही थी उसमें जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है. एंड दे वर आल्सो सपोर्टिंग फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम. ये अभी इनका रीजन आ रहा है. ओके. तो क्या टॉपिक है? हाँ, स्वराज इन प्लांटेशन. तो प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन में who was supporting the plantation workers, जो बड़ी बड़ी फील्ड पे काम करते हैं, वो टी गार्डन हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी जो फील्ड होती है जहाँ वो काम करते हैं लेबर्स, उन्हें बोला जाता है प्लांटेशन वर्कर्स. अब प्लांटेशन वर्कर्स क्यों ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे? क्या दुविधा थी उनको? क्या समस्या थी? For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely
दिस इज अगेन रियली वेरी डिस्गस्टिंग व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। उनके साथ क्या हो रहा था, उनको जहाँ पे वो काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल में हो या तुम ऑफिस में हो, तुमको बोल दिया जाए कि ऑफिस से बाहर हमसे पूछे बिना नहीं जाना है, ठीक है? तुम यही काम करोगे, यही रहोगे, यही सोओगे, यही खाओगे, कहीं जाना नहीं है ना? सुन के ही लगता है कि है ऐसा? नो, नॉट पॉसिबल, सॉरी, बाय। ठीक है, तो आसाम में ऐसा हो रहा था, प्लांटेशन वर्कर्स थे। फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space which they were enclosed। उनको जहाँ पे रखा गया था, ठीक है, वो दूसरे गांव से भी अगर आए हैं तो उन्हें अपने घर जाना भी अलाउड नहीं। अब अगर मैं कहीं जॉब करती हूँ और वीकेंड पे मुझे मेरे घर जाना है दूसरी सिटी में, तो मुझे मेरे बॉस से नहीं पूछना पड़ेगा कि सर मैं जाऊँ क्या, छुट्टी है 2 दिन? नहीं, इट इज छुट्टी मीन्स आई कैन गो, ऑब्वियसली आई हैव दैट मच फ्रीडम। लेकिन आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें उतनी भी फ्रीडम नहीं थी। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, क्यों ये फ्रीडम नहीं थी? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, क्या बोलता है ये एक्ट? जैसे रॉलेट एक्ट था, जो क्या बोलता था कि विदाउट ट्रायल हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या मतलब रेवोल्यूशनरी जो है उनको उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, ओके? या फिर तुमने कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की तो हम उसको बैन कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे, है ना? वो ये 2 चीजें कौन से एक्ट के अंदर थी? रॉलेट एक्ट। वैसे ही इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 क्या बोलता है कि द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission। उनको परमिशन नहीं थी टी गार्डन से बाहर जाने की। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में ये टी प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला, उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और अपने अपने घर चले गए। क्यों? नॉन कोऑपरेशन बताना था ना कि नहीं, तुमने भले ही एक्ट बनाया बट वी डोंट कोऑपरेट टू इट एनीमोर। ठीक है? So they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given the land in their own villages। और वो प्लांटेशन वर्कर्स को ये लगने लगा था कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को उनके ही विलेजेस में काम मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, जमीन का टुकड़ा मिलेगा जिससे वो अपने ही गांव में रह के काम कर सकते हैं, दूसरे गांव में उनको जाना पड़ेगा नहीं, फैमिली से दूर नहीं जाना पड़ेगा। That's what they mean। They, however, never reached their destination, stranded on the way by a railway and steamer strike। They were caught by the police and brutally beaten up। Really very unfortunate। प्लांटेशन वर्कर्स जो अपने घर चले जा रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, उनको रास्ते में ही रोक दिया जाता था और बहुत ही ब्रूटली मीन्स वेरी वायलेंटली उनको मारा जाता था। The vision of these movements were not defined by Congress program। They interpreted the term Swaraj in their own ways। अब क्या होने लगा कि कुछ कुछ जगह पे सब लोग मिलजुल के काम कर रहे थे, कुछ कुछ जगह पे लोग अपना सेल्फिश मोटिव ध्यान में रख रहे थे कि मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा इससे, है ना? तो सबके लिए अलग अलग मीनिंग था, सबका अलग अलग पर्पस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करने का। They interpreted the term स्वराज, हाँ स्वराज also सेल्फ रूल यानी क्या? कौन रूल करेगा? मैं रूल करूंगा, गांधी जी रूल करेंगे, जवाहरलाल नेहरू रूल करेंगे, कौन रूल करेगा? ये अगर स्वराज आ जाता है तो मेरा क्या फायदा होगा या मेरे पे क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसा अब लोग सोचने लगे। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised the slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to the All India agitation। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of the immediate locality। क्या बोल रहे थे अब लोग? कांग्रेस के साथ एसोसिएशन फील करने लगे थे, कनेक्टेड फील करने लगे थे कि हाँ, है ना? हम भी बोलते हैं काफी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी आएगी ना कोई अपनी कंट्री का कुछ होगा। तो जितने भी ट्राइबल्स थे, पीपल्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे,
सब कांग्रेस के साथ एसोसिएट करने लगे थे कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें दम है, ये पॉलिटिकल पार्टी है जो सही में हमें यहाँ से फ्रीडम दिलवाएगी। स्वतंत्र भारत का हमारा जो सपना है यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हमारा सपना है वो यही पॉलिटिकल पार्टी पूरा कर सकती है। दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप टू कांग्रेस। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 2। Thank you so much. Please bring up the doubts in the classroom. Yes. Bye-bye.